हेलो बच्चों, तो कैसे हो। तो आज हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का और एक लेक्चर कर रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने उसके टाइप्स देखे, कैसे उसके ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जा सकती है वो देखा। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन किया जिसके ऊपर हमने कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करी कि सेमी सर्कुलर रिंग हो, हाफ रिंग हो, तो कैसे उसके अंदर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। और एक मैंने लेक्चर अपलोड किया जिसके अंदर रॉड, एक अगर मान लिया कि वन डायमेंशनल रॉड दिया है, चाहे वो फाइनाइट हो चाहे वो इनफाइनाइट हो, तो इन दोनों के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में कैसे निकाली जा सकती है उसके भी बारे में पढ़ा। तो इस लेक्चर को वैसे तो मैं लास्ट लेक्चर के अंदर ही उसको कंबाइन करने वाला था, बट द थिंग इज दैट कि ये जो एक पर्टिकुलर टॉपिक है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको थोड़ा अलग से कवर अप करना चाहते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड on axis due to uniformly charged ring। एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है, अच्छा एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है, उसके कारण उसके एक्सिस के ऊपर क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है उसके बारे में ये क्वेश्चन है और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा अलग से कवर अप किया। कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो देखा जाए। मान लो कि बेटा हमारे पास एक सुंदर सी प्यारी सी एक रिंग है, अच्छी बनी नहीं बनी, वापस बनाए, वेट करो। हाँ अब तो चल जाएगी। इसके ऊपर बेटा यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, चलो मान लिया जाए इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा। इसके एक्सिस के ऊपर, मतलब ये जो सेंटर पॉइंट है उसका जो सेंटर होगा, वहां से तुम अगर उसके एक्सिस पे दूर जाओ तो वहां पर कोई एक पॉइंट है, मान लो इधर हमने एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट के ऊपर इस रिंग के कारण उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो हमें समझना है। वैसे डेरिवेशन बहुत इजी है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सपोज कर लो कि इसके ऊपर आप ये सब स्टेटमेंट लिखोगे बेटा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, टोटल जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन रिंग इज क्यू। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? टोटल इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको मान लिया क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, रेडियस ऑफ रिंग इज आर, रेडियस ऑफ जो रिंग है दैट इज आर। ओके, तो यहां से हम इसकी रेडियस बना लेंगे भाई, ये बना ले इसकी रेडियस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और यहां पर ये जो एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट काटा है, अरे पॉइंट काटा क्या है, जो पॉइंट लिया है जिसके ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, मान लो कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P इज, मान लिया कितना है भाई, x है। चलो सपोज कर ले ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, x है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। यहां से ये जो डिस्टेंस है जहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लिया जाए, क्या करते हैं बेटा, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आज तक हमने क्या किया है, छोटू छोटू चार्ज काटते गए हैं और उस छोटू छोटू चार्ज का हमने क्या कर दिया है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन कर दिया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए छोटू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती थी, ऐसे जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती थी उनका इंटीग्रेशन करते थे। तो यहां पर हम एक छोटू सा चार्ज काटते हैं, काट लीजिए भाई, काट लिया जाए। छोटू सा चार्ज जो काटा है उसको नाम दे दिया डीक्यू चार्ज, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। ये रिंग है, तो रिंग के ऊपर अगर तुमने एक पॉजिटिव छोटू सा चार्ज काटा है तो उसी के एग्जैक्ट ऑपोजिट में क्या तुम एक छोटा और भी तो काट सकते हो? जी बिल्कुल काट सकते हैं बेटा। तो ये जो है वो एक सिमेट्री बनेगी, क्या बनेगी, सिमेट्री बनेगी। जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर्स देखे हुए हैं इसके रिलेटेड उनको पता चल जाएगा क्या बता रहा हूं मैं। अच्छा, तो बेटा यहां से जो है इसका भी डिस्टेंस
और यहां से जो इसका डिस्टेंस है वो सेम होगा। मान लिया जाए ये डिस्टेंस r, क्या डिस्टेंस मान लिया बेटा, r डिस्टेंस है। बात समझ में आ रही है बाय q सम। और वैसे तुम यहां पर भी काटो एक चार्ज, उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट में चार्ज काटो बेटा, हर एक जगह का डिस्टेंस जो है वो r होगा। तुम जरा सोचो, जो रिंग है, जरा रिंग है उसके यहां से ऊपर नीचे, यहां यहां आजू बाजू हर एक जगह का डिस्टेंस बेटा इक्वल ही तो होता है यार, रिंग है ना। तो रिंग कैसी होती है, सिमेट्रिक में होती है। तो वहां किसी एक सेंटर वाले पॉइंट से तुम देखोगे थोड़ा दूर आके, तो हर एक जो डिस्टेंस होगा इक्वल होना है। अच्छा, सो बोल देते हैं लेट अस टेक स्मॉल चार्ज dq एट डिस्टेंस r, एट डिस्टेंस r, कैसे डिस्टेंस पे भाई, r डिस्टेंस पे फ्रॉम पॉइंट P से। ओके, जो पॉइंट P है वहां से r डिस्टेंस दूर है। तो उसके कारण जो नेट इलेक्ट्रिक, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dq चार्ज के लिए क्या करोगे, पहले तो देखो dq चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसे होगी, जरा ध्यान दो, ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा यहां पर बता रहा हूं बेटा। ये dq के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो उसके अवे जाने वाली होगी, ऐसे। थोड़ा मैंने ज्यादा ही मिक्सअप कर लिया है, मतलब हाँ। तो जरा सभी लोग ये जो मैंने लिखा है, जो आपको अगर बोर्ड के अंदर पूछा जाता है तो ये सब चीज आपको डिस्क्राइब करनी पड़ती है, वो चीज मैंने डिस्क्राइब करी है। तो पहले एक काम करो, अब मेरी गलती से मैंने सब कुछ पास में लिख लिया, सो आई एम सो सॉरी। इसको जरा नोट डाउन कर लो, मैं इसको जरा इरेज कर देता हूं, इसको नोट डाउन कर लो, पहले इसको नोट डाउन कर लो, सॉरी इसको जरा नोट डाउन कर लो, मैं निकाल देता हूं इसको। हमें सब बाकी ये जो क्या लिखा क्या है भाई, जो डिस्क्रिप्शन है, जो पता है हमको, यही चीज हमने लिखी है यहां पर। मैं इसको निकाल देता हूं पहले, क्योंकि अच्छे से इसको समझाना है। ध्यान दो, ये सब चीजें आप इसको पहले लिखोगे बोर्ड के अंदर भी, हाँ ये है वो है, उनको ऐसे बताना पड़ता है जैसे कि उनको पता ही ना चलता हो, है ना। तो ये हमने लिख लिया, अब क्या करें, ध्यान दो बेटा। ये जो छोटू सा dq चार्ज है बेटा, उसके कारण उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसे होगी, और छोटा चार्ज है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो dE होगी। ओके, ये जो छोटू सा चार्ज है तो बेटा इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसे अवे जाने वाली होगी, जी बिल्कुल होगी, और वो भी छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड dE ही होगी, बिल्कुल होगी बेटा। यहां से ये यहां का एंगल और यहां से यहां का एंगल यहां पर तो इक्वल होगा। क्यों, रिंग के सेंटर से तुम ऊपर के पॉइंट को देखो, नीचे के पॉइंट के देखो बेटा, दोनों के दोनों जो है वो अपने रेडियस के डिस्टेंस पे होते हैं। हाँ, तो यहां से ऊपर का एंगल नीचे का एंगल इक्वल ही होता है। तो सपोज कर लिया जाए वो डिस्टेंस, वो एंगल कितना है बेटा, थीटा। और ये चीज भी आप वहां पर डिस्क्रिप्शन में लिख लोगे, हैं जैसे डॉक्टर डिस्क्रिप्शन दे रहा है वैसा भी सब चीजें नोट डाउन करोगे। दिख रहा है ना अच्छे से, ओके। यहां से एक वर्टिकल लाइन बनाई जाए, ओके। अगर ये थीटा है तो बेटा ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा बेटा। डीई का ये वाला कंपोनेंट जहां थीटा टच करता है वो यहां पर बनेगा डीई कॉस थीटा, इस वाले डीई के लिए। तो उसके परपेंडिकुलर में दूसरा बनेगा डीई साइन थीटा, बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। सिमिलरली इस वाले डीई को भी देखो, उसका जहां थीटा टच कर रहा है तो इसी लाइन पे टच कर रहा है, तो बेटा उसका भी डीई कॉस फाई उसी डायरेक्शन में होगा। तो यहां पर दो सॉरी डीई कॉस थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा, और इसका वर्टिकली ऊपर जाने वाला जो परपेंडिकुलर होगा वो हो जाएगा डीई साइन थीटा। बेटा जब सिमेट्री में दो चार्ज है, एक डी साइन थीटा ऊपर जा रहा है, एक डी साइन थीटा नीचे जा रहा है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। ऐसा ऑल ओवर जो पूरी रिंग है उसमें तुम जितने भी डीक्यू, उसके ऑपोजिट में एक डीक्यू, ऐसे डीक्यू, इसके ऑपोजिट में एक डीक्यू काटोगे तो उसके जितने भी डी साइन थीटा है वो कैंसल आउट हो जाएंगे, ऐसे ही। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो जो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाली है, जो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में मिलने वाली है वो कौन से कंपोनेंट के कारण मिलने वाली बेटा, डीई कॉस थीटा के कारण। किसके कारण मिलने वाली है, डीई कॉस थीटा के कारण। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो हमें किसके कारण मिलेगी बेटा, डीई कॉस थीटा के कारण। कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत है नहीं है सर बेटा। डीई मतलब छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड छोटे से चार्ज के कारण के क्यू के बदले में डीक्यू लगा देंगे, और नीचे का जो डिस्टेंस है वो कितना है भाई, यहां से ये डिस्टेंस, यहां से ये डिस्टेंस, जितने भी डिस्टेंस काटोगे वो डिस्टेंस आर होंगे छोटे से चार्ज के लिए, इनटू कॉस थीटा। अब क्या किया जाए, कॉस थीटा को रखा जाए क्या इसको निकाला जा सकता है सर? निकाले ना निकाले तो क्या फर्क पड़ेगा? देखो अगर ना निकाले तो फर्क ये पड़ेगा,
cos थीटा तुम रखोगे, जब इंटीग्रेशन करोगे यू हैव थीटा बट यू डोंट हैव डी थीटा। तो जब इंटीग्रेशन करते हो तो थीटा के साथ डी थीटा होता है, क्यू के साथ डी क्यू होता है, एक्स के साथ डी एक्स होता है, यहाँ थीटा के साथ डी थीटा है नहीं। कैसे करोगे? तो यू हैव टू रिमूव cos थीटा एनी हाउ। कैसे करेंगे सर? कैसे करेंगे? सुनो बेटा, एक ट्राइंगल दिख रहा है तुमको, ये ट्राइंगल दिख रहा है, मैं इस ट्राइंगल को यहां जरा ड्रॉ कर देता हूं साइड में। अच्छा बेटा, यहां से लेकर ये जो डिस्टेंस है दैट इज आर, बेटा यहां से लेकर ये जो डिस्टेंस है दैट इज एक्स, और यहां से ये जो डिस्टेंस है दैट इज आर, और यहां पर है थीटा। तो यहां से अगर मैं cos थीटा का फॉर्मूला बनाऊं तो cos थीटा बराबर एडजेसेंट अपन और हाइपोटेनस, तो x अपन r हो जाएगा मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल हो जाएगा। तो मैं इस cos थीटा को हटा के x अपन r रखता हूं। ऐसा करने का एक और फायदा हो गया, क्या? x यहां से लेकर ये डिस्टेंस कांस्टेंट, r यहां से लेकर ये डिस्टेंस, यहां से लेकर ये डिस्टेंस, यहां तुम जितने dq काटोगे उसका r डिस्टेंस हर एक जगह पे इक्वल होना है बाय सिमेट्री में ना। तो ये सब चीजें कॉमन चली जाए, अरे सॉरी बाहर चली जाएगी इंटीग्रेशन के, क्योंकि कांस्टेंट है। तो देखो ये x भी चला जाएगा बाहर, अच्छा आर स्क्वायर इंटू आर आर क्यूब वो भी चला जाएगा बाहर, क्योंकि ये सब चीजें कांस्टेंट थी। सिर्फ क्या बचा? dq। ऐसा करने पर क्या मिलेगा? तुम्हारे पास पूरे रिंग के ऊपर टोटल चार्ज कितना था बेटा? q था। तो छोटा dq जितने इस रिंग के ऊपर सब पे dq को काट दो और उन सबको जोड़ोगे तो लास्ट में तो q ही मिलने वाला है। अच्छा बोलो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो k q x के नीचे r q, क्या r को थोड़ा चेंज किया जा सकता है? इसका थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं, ध्यान दो बेटा। r जो है, अगर इस ट्राइंगल की बात करें तो r जो है वो हाइपोटेनस है। तो पाइथागोरस के हिसाब से अगर मैं r स्क्वायर का फॉर्मूला लिखूं तो क्या बनेगा? r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा। जी बिल्कुल बनेगा। तो यहां से अगर r फाइंड करूं बेटा तो रूट निकालू, तो इसको तो रूट में लिखना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा भाई, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो किसी को कोई दिक्कत? r बराबर अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही लिखना पड़ेगा। तो क्या मैं r के बदले में ये कर सकता हूं? अरे सर इतना कॉम्प्लिकेटेड काहे को कर रहे हैं, समझ आते हैं। तो r के बदले में मैं ये लिख सकता हूं क्या? अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और बेटा जब अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है, क्या इसको ऐसे एक्सपोनेंट भी दिया जा सकता है? बिल्कुल। और उसके बाहर क्या है? उसके बाहर क्या है? 3। तो हमें इस एक्सपोनेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। r के बराबर ये लिखा जा सकता है। अंडर रूट ना लिखना हो तो उसको एक्सपोनेंट 1/2 दिया जा सकता है, तो कर दिया। और r के ऊपर को एक्सपोनेंट क्या था? 3 का, तो इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां से ये जो वैल्यू मिलेगी k q x अपॉन 3 इंटू 1, 3 डिवाइड बाय 2, तो ये बन जाएगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, और ये हमारा इसका फॉर्मूला। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है भाई? किसी को दिक्कत? क्या बहुत इजी था कि नहीं था? बहुत इजी था कि नहीं था? ओके। अब बेटा इसका एक स्पेशल केस भी हो सकता है, बोर्ड के अंदर ये आपको पूछा नहीं जाता, और अगर पूछा जाए तो हम बता भी सकते हैं, कहीं कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाए, है ना? कैसा सर? मुझे कोई पूछता है कि मैं सेंटर से x डिस्टेंस दूर नहीं, x डिस्टेंस दूर जाता हूं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये बनता है। पर अगर मुझे कोई पूछ लेता है उसके सेंटर पे ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो इस रिंग के जिस रिंग से तुम x डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, पर उस रिंग के तुम सेंटर में ही घुस जाओ और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दिखो, तो क्या होगा बेटा? अगर तुम सेंटर पे चले गए तो ये जो x डिस्टेंस दूर आए थे वो x डिस्टेंस तो गया। मैं यहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा था ना, तो ये फॉर्मूला मिला बेटा। पर यार तुम अगर इधर ही निकालना चाहते हो तो ये x का तो कोई वैल्यू नहीं रहेगा, x तो रहेगा ही नहीं ना। ये पॉइंट तुम कहां लेके जा रहे हो? तुम यहां देखना चाहते हो, यहां पर देखना चाहते हो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो इस x का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, x 0 हो जाएगा। तुम ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ही 0 हो जाएगा ना। तुम तो कहां देखना चाहते हो? सेंटर। और ये जो डिस्टेंस है ना x, दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, पर तुम तो सेंटर में ही देखना चाहते हो। तो उस कंडीशन में ध्यान रखना, उस कंडीशन में जो x है वो 0 बन जाता है। x क्या हो जाता है? 0 बन जाता है। अगर x 0 बन गया तो kq इंटू 0, और नीचे तो कोई वैल्यू क्या मतलब ही नहीं है, ऊपर ही 0 हो जाएगा। तो यहां पर एट सेंटर, रिंग के सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी?
ये चीज आप याद रख सकते हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं पर भी ये चीज पूछी जा सकती है। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ बोर्ड के रिलेटेड। अच्छा, सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन रही है? 0। उससे जैसे जैसे दूर आ रहे हो तब तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती जा रही है। जैसे जैसे x डिस्टेंस तुम आगे आते जाओगे, जैसे जैसे तुम x डिस्टेंस आगे, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे, तुमको कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने लग जाएगी, है कि नहीं? धीरे धीरे वो बढ़ती जाएगी, x की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो पर अगर मैं ये x को इनफाइनाइट गिन लू, अगर मैं x की वैल्यू को इनफाइनाइट ले लू, अगर मैं ये एक दूसरा केस देखते हैं, अगर मैं इनफाइनाइट पे चला गया तब मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? तो वहां पर भी 0 हो जाएगी। कहीं से सेंटर पे तो समझ में आया, x की वैल्यू 0 होगी। इनफाइनाइट पे जाते कैसे 0 हो जाएगी? जब तुम इनफाइनाइट पे चले जाओगे तो तुम्हारा x जो है वो इनफाइनाइट होगा बेटा। नीचे x है, नीचे भी तो x है ना, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। किसी भी टर्म के नीचे इनफाइनाइट क्या होता है? 0 हो जाता है बच्चों। तो अगर तुम सेंटर पे रहो या तुम इनफाइनाइट पे जाओ, दोनों ही जगह पे रिंग के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बनेगी। बिल्कुल क्लियर? ओके। इसका मतलब है तुमको जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाली है रिंग के कारण, वो सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में ही मिलेगी। सेंटर पे और इनफाइनाइट पे तो 0 हो जाती है। ये हमारे दो स्पेशल केस हो गए। ये हमारा बोर्ड का रिलेटेड टॉपिक होगा। इसके बाद जो इसी के अंदर में थोड़ा और आगे बढ़ता हूं, वो कंपेटिटिव एग्जाम जेई या तो नीट के अंदर पूछा जा सकता है, उसके कोई कॉन्सेप्ट आ सकता है। तो यहां तक का जो था वो मेरा बोर्ड के हिसाब से था। अब जो आएगा वो जेई और नीट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला होगा। यहां से हम आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं। जरा इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, जरा इसको नोट डाउन कर लो भाई। चलो ठीक है, ठीक है। फटाफट 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 जो हमारा फॉर्मूला मिला है इसको याद रखना। जो यहां से जो जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बच्चे रोक सकते हैं, सिर्फ जो बोर्ड को टारगेट कर सकते हैं उनको ये यहां से आगे जरूरत नहीं है, देखना है तो देख सकते हैं। चलो ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, बाकी सब कोई चीज की जरूरत मुझे नहीं है। कैसा लग रहा है भाई फिजिक्स? समझ में आ रहा है सबको? अच्छे से इमेजिन करके पढ़ते जाओ, थोड़ा इसको विजुअलाइज करते जाओ। तो आई डोंट थिंक कि फिजिक्स इज एज टफ एज यू थिंक सो। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला मिला था। सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुई, इनफाइनाइट पे 0 हुई, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो बिटवीन में मिलेगी। जैसे जैसे तुम x बढ़ाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, पर एक टाइम के बाद कहीं ना कहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी भाई, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। फिर जैसे जैसे इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हो 0 हो रही, मतलब घटती जा रही होगी, है कि नहीं? मतलब कहीं ना कहीं तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है। तो वो कहां पर होती है? एट विच वैल्यू ऑफ x, x की कौन सी वैल्यू के लिए? जो पॉइंट को तुम ले जा रहे हो, जो पॉइंट तुम्हारा P था वो x डिस्टेंस पे था, उसको तुम कौन से डिस्टेंस पे रखोगे, उसको तुम कौन से डिस्टेंस पे रखोगे तो तुम्हें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम। हमें क्या चाहिए बच्चों? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां मिलेगी? सेंटर पे 0 है, इनफाइनाइट पे 0 है, तो सेंटर से जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे बढ़ती जाएगी, इनफाइनाइट की तरफ जाते जाते घटती जाएगी। तो कहीं ना कहीं तो इनेट मैक्सिमम होता होगा। कहां होता है? दैट वी वांट टू नो। ये हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है जो मैं लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने यहां पर छाप लिया। बेटा, किसी भी क्वांटिटी की मैक्सिमम होने की कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? वो जिसके रिस्पेक्ट में चेंज होता है उस पे रिस्पेक्ट में उसका चेंज जब 0 हो जाए, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब कि डिस्टेंस, अगर वो 0 हो जाए तो उस कंडीशन में हमें जो फोर्स मिलेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे,
फोर्स का तो बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। तो बेटा ये कंडीशन अगर फॉलो होगी तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगी। तो ध्यान तो कैसे करेंगे बेटा, डीई बाई डीएक्स हमें जीरो करना है, डीई बाई डीएक्स हमें क्या करना है, जीरो। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अच्छा, तो बेटा तुम जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला देख रहे हो उसमें कोई न्यूमरेटर भी दिया है, डिनोमिनेटर भी दिया है। तो याद करो मैथ्स के अंदर जो मैथ्स वाले बच्चे उनको तो पता होगा, जो नीट वाले बच्चे, सॉरी जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं उनको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बेटा इसको हम मान लेंगे ये u वाला टर्म है और नीचे वाला जो टर्म है ये u वाला टर्म है और ये v वाला टर्म है, यही हमारा पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम जो d ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे उसमें ऊपर वाला भी टर्म है, नीचे वाला भी टर्म है। ऊपर वाले टर्म को मैंने दे दिया u, नीचे v। अच्छा, कुछ बच्चों को तो क्लिक होते ही लग गया होगा कि अच्छा ऐसा जब करते हैं तो क्या होता है। सुनो क्या होता है, ऐसा जब डिफरेंशिएशन करते थे तो भाई u अपन v क्या है समझ में आया ना, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, ठीक है, ये ऊपर वाला टर्म ये नीचे वाला टर्म। तो जब हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे भाई तो ऊपर भी टर्म है नीचे भी टर्म है, ऊपर भी x है नीचे भी x है, तो हमें ये वाला रूल यूज करना पड़ेगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा ये सब चीजों के बारे में। तो ऐसे करते कि हम क्या होता है पता है, v है जो डिनोमिनेटर है उसको वैसे का वैसा रखो, ठीक है, जो न्यूमरेटर वाला टर्म है उसका डिफरेंशिएशन करो x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, माइनस अब क्या करो u को वैसे का वैसा रखो और v वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करो x के रिस्पेक्ट में। बोलो समझ में आया, ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, ऊपर वाले को u बोला नीचे वाले को v बोला, तो मुझे उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में। एक्सक्यूज मी, क्या करेंगे सर, v को वैसे का वैसा रखो, u का डिफरेंशिएशन करोगे तो du बाई dx होगा, माइनस अब दूसरी बार क्या करो, u को वैसे का वैसा रखो और ये जो v को पहले वैसे का वैसा रखे थे उसका डिफरेंशिएशन कर दो यार, डिवाइड बाय v स्क्वायर, डिवाइड बाय v स्क्वायर। अब यहां से बच्चों को डिफरेंशिएशन आना जरूरी है, तो आपको ये समझ में आएगा, मैं साथ साथ में समझा दूंगा, ठीक है। चलो ध्यान दो, v क्या था हमारे लिए, ये वाला टर्म, v क्या था हमारे लिए, वो वाला टर्म, तो उसको वैसे का वैसा छोड़ दो भाई, है ना, v को वैसे का वैसा जोड़ो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। अब तुमको u का डिफरेंशिएशन करना है, u वाला टर्म मतलब कौन सा भाई, ये ऊपर वाला टर्म, बेटा उसमें k और q तो कांस्टेंट है, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो तुम, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो k और q का क्या लेना देना, कुछ लेना देना नहीं है, तो x का डिफरेंशिएशन करना बाकी बचा, k और q तो कुछ रहेंगे ही नहीं यार, k और q को कर ही नहीं सकते ना डिफरेंशिएशन, वो तो कांस्टेंट टर्म हो जाएंगे। और वो तुम क्या देख रहे हो, ये x के रिस्पेक्ट में करना है, तो k और q का उससे क्या लेना देना नहीं, तो बचा क्या x, बेटा x का डिफरेंशिएशन होता है 1, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 1, माइनस u को वैसे का वैसा रखो, u बोले तो ये टर्म k q x, पर उसमें k और q तो कांस्टेंट है, उसको देख के क्या करूं मैं, जो चीज पूरी बात कर रहा हूं वो हम डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन के अंदर हम कांस्टेंट को निकाल ही दे, कांस्टेंट टर्म को हम निकाल ही देते हैं। तो u जो है वो मेरे लिए क्या है, क्या बचेगा बेटा, x बचेगा, हाँ या ना बच्चों बताओ। तो u के लिए हम क्या लिखेंगे, सिर्फ x लिखेंगे। अच्छा, u के लिए हमने क्या लिखा, x लिखा भाई, k q x, ये हमारा u वाला टर्म था, उसमें k और q दोनों क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको लिखने की क्या जरूरत है भाई। बचा क्या है, u की वैल्यू x रखी, q x उसको रखा क्यों, सर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो उसको रखना पड़ेगा dv बाई dx। अब v का क्या करोगे तुम, डिफरेंशिएशन करोगे ये वाले टर्म का, अब इसका क्या होगा ध्यान देना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, ये 3/2 जो एक्सपोनेंट है बेटा वो आगे आ जाता है, ये तो पता होगा आप लोगों को, 3/2 आगे आ गया, बचा क्या यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसके ऊपर क्या करते हैं बेटा, जो एक्चुअल में उसका एक्सपोनेंट होता है 3/2, उसमें से हम -1 करते हैं, उसमें से हम -1 करते हैं, साथ में तुम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो इसके अंदर जो x वाला टर्म है बेटा उसका भी डिफरेंशिएशन होता है, तो उसके साथ 2 जो है वो एक्सपोनेंट में से आगे आता है, तो ये 2x होता है। वापस बताओ पहले से पूरा ध्यान दो, v ये वाला टर्म वैसे का वैसा, u वाला टर्म ये रहा, इसके अंदर बेटा के क्यू, अब इसका तुम डिफरेंशिएशन करोगे, के क्यू कांस्टेंट है, लिखने की जरूरत नहीं है, और अगर यहां लिख भी देते तो तुम यहां पर भी लिख देते और फिर वो फाइनली कट आउट हो जाते, तो नहीं लिखने का ही बेहतर तरीका है, और अगर लिख दो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है भाई, वो निकल ही जाने वाला है एट द एंड, ठीक है। तो यहाँ u का अगर तुम डिफरेंशिएशन करोगे तो x है, तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है बेटा 1 हो जाएगा, क्योंकि तुम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, माइनस u
वापस वही चीज मैंने बताई, के क्यू एक्स है, पर मैं रख रहा हूं सिर्फ एक्स को, के क्यू तो कट हो जाएगा भाई, तो यू के बदले में मैंने रख दिया यू वाला टर्म। एक्स का अभी डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा हूं, एक्स का डिफरेंशिएशन हमें यहां करा था, देखो डी यू बाई डी एक्स को जब एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो 1 मिला था, अब यू मुझे यहां पर वैसे का वैसा रख देना है, डी यू बाई डी एक्स। बेटा ये जो v वाला टर्म है उसका डिफरेंशिएशन करो, ये जो 3/2 है वो आगे आ जाएगा। बेटा अब इसका क्या होगा, 3/2 में से एक एक्सपोनेंट माइनस होगा, ये भी आपको पता होगा। हाँ, तो ये 3/2 में से -1 हो गया, और साथ में क्या होगा बेटा, यहां पर तुम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो इसके अंदर जो x वाला टर्म है उसका भी डिफरेंशिएशन होता है, तो इसका एक्सपोनेंट क्या था 2, तो वो 2 आगे आएगा, तो डॉट करके हमने मल्टीप्लिकेशन में 2x लिख दिया। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। अब v का स्क्वायर, मेरे लिए v क्या है, ये रहा, ये रहा, उसका क्या करोगे तुम, स्क्वायर करोगे, फॉर्मूला ही है बेटा, ठीक है। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, और उसका ये v की वैल्यू है, पर हमें v के ऊपर क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो यहां से 2 से 2 एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट का मल्टीप्लाई, और ये क्या हो जाएगा, कट आउट हो जाएगा, यहां से ध्यान दो। इसीलिए बेटा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, नहीं कि स्कूल बोर्ड के एग्जाम के लिए, ठीक है ये सब क्वेश्चन। देखो 3/2 -1 सीधा सीधा यहां से क्या हो जाएगा, बता दो मुझे, 1/2 हो जाएगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत? 3/2 यहां से 2 इधर गया तो 3 - 2 1/2 हो जाएगा, तो मैं यहां सीधा सीधा लिख लूं, चलेगा? नहीं, चलो नेक्स्ट टर्म में कर लेते हैं भाई। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1, अब उसको क्या लिखूंगा, माइनस बेटा 2x इंटू एक्स, 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, और ये क्या है, 3/2 है। बेटा यहां से 2 भी तो कट जाएगा, देखो मैं इधर ही काट लेता हूं इसको, ये क्या करने की जरूरत है, देखो यहां से ये 2 और ये 2 क्या हो गया, कट आउट हो गया, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बचा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बचा, और क्या बचा भाई, ये बचा 3 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 -1 करोगे तो यू विल गेट 1/2, यू विल गेट 1/2, और डिवीजन में की है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के ऊपर 3। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। अब बेटा पर तुम जो कर रहे थे वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कर रहे थे, तो ये जो इंटीग्रेशन तो अरे सॉरी ये जो डिफरेंशिएशन कर रहे हो उसकी वैल्यू उसके बराबर, ये किसके बराबर होना चाहिए, डी बाई डी एक्स, जिल्लो के बराबर। तो अगर तुम यहां पर जिल्लो करोगे तो ये जो डिवीजन वाला टर्म है वो यहां चला जाएगा, तो उसका मल्टीप्लाई तो 0 हो गया। ये डिवीजन वाले टर्म को अगर मैं इधर ले जाऊं तो वो मल्टीप्लाई में 0, तो बचा क्या, ऊपर वाला टर्म, ऊपर वाला टर्म। अब ऊपर वाले टर्म में कुछ किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है। सर क्या किया जा सकता है? इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन निकल सकता है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2, यहां आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 है, यहां आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 है। क्या हम दोनों में से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 को कॉमन निकाल दे? जी बिल्कुल निकाल दे। बेटा अब इतना मैथ्स आई होप कि तुमको पता ही होगा। अगर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 तुमने अगर कॉमन निकाल दिया तो जो 3/2 वाला था उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाकी बचेगा। क्यों सर? इसके ऊपर 1 तो लिखा जाएगा ना, तो 1 + 1/2 चेक कर लो, 3/2 हो जाएगा। अगर यहाँ 3/2 एक्सपोनेंट है और यहाँ 1/2 एक्सपोनेंट है, तो अगर उसमें से हमने आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 को अगर कॉमन निकाला तो इधर से क्या बाकी बचेगा, सिर्फ और सिर्फ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के ऊपर 1। हाँ या ना, हाँ या ना भाई, इन दोनों का प्लस करोगे तो 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने तो कॉमन निकाल दिया था, यहां से ये बचा माइनस, इधर से क्या बचा बेटा, ये बचा, ये तो कॉमन चला गया ना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 कॉमन चला गया, तो बचा क्या यहां से 3x स्क्वायर बराबर 0, बराबर 0। बेटा इन दोनों के बीच की ये मल्टीप्लीकेशन की साइन है। बेटा किसी भी नंबर का रूट, अरे 1/2 एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, 1/2 एक्सपोनेंट का मतलब क्या है, इसके ऊपर रूट लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं। पर क्या कभी किसी नंबर का रूट 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। भाई इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है, इसका मतलब क्या होगा, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, बट दिस कैन नॉट बी अ 0। व्हाई? बिकॉज किसी भी नंबर का रूट स्क्वायर रूट 0 नहीं हो सकता। और सर ये नंबर ही होगा कैसे बता सकते हो? अरे यार आर क्या है, रिंग की रेडियस तो है ना, आर क्या है, रिंग की रेडियस तो है ना, और तुम कुछ डिस्टेंस दूर गए तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको मैक्सिमम मिली होगी, तो ये कोई नंबर होगा कि नहीं होगा, और उसका रूट कभी 0 हो सकता नहीं है। तो बचा क्या, ये बचा, इधर आ जाओ फटाफट। बहुत लंबा चला पर ये बेटा मैंने आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझाया है।
बताना मुझे समझ में आया कि नहीं आया। तो यही टर्म बचा, देखो मैंने लिखा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब ये 1 लिखने की क्या जरूरत, माइनस 3x स्क्वायर बराबर 0। तो यहां से आर स्क्वायर प्लस माइनस 2x स्क्वायर बराबर 0, माइनस 2x स्क्वायर इस तरफ गया तो आर स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर। बेटा हमें क्या फाइंड करना था, एट विच वैल्यू ऑफ x मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मतलब मुझे x की वैल्यू चाहिए तो 2 को ले जाऊंगा डिवीजन में, ऑफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 बराबर एक्स स्क्वायर। यहां से x की जो वैल्यू मिलनी है वो इसका रूट करना पड़ेगा, तो प्लस और माइनस, भाई इसका जब रूट करोगे तो प्लस और माइनस, बेटा आर स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा r, और 2 का क्या हो जाएगा √2। मतलब मान लो मेरे पास रिंग है, उससे मैं x डिस्टेंस कितना जाना है, r/√2। अब सपोज कर लो यार, तुमको अगर कोई जेईई के क्वेश्चन में या नीट के क्वेश्चन में अगर तुमको उस रेडियस की भी बात कर ली गई हो तो तुमको पता चल जाए कि कौन से डिस्टेंस पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यस, उस रेडियस का सीधा √2 डिवाइड कर दो, r को √2 से डिवाइड कर दो। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर, जेईई के क्वेश्चन के अंदर या नीट के क्वेश्चन के अंदर अगर तुमको उस रिंग की रेडियस बोल दी गई हो तो किस डिस्टेंस के ऊपर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कौन से पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसके लिए क्या तुमको सब करना पड़ेगा। देखो पूरा समझाने के बाद ये जो कंक्लूजन आ रहा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है कि बेटा तुमको जो भी रेडियस दी हो उसको √2 कर दो, उसको डिवाइड बाय √2 कर दो, तुमको पॉइंट मिल जाएगा, उस वैल्यू मिल जाएगी, उस डिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी जहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। पर सर यहां पर तो प्लस और माइनस साइन है, तो बेटा रिंग के इस तरफ अगर प्लस लिया है तो इस तरफ माइनस भी, उतने ही डिस्टेंस पे तुमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगी। जो रिंग है उसके इस तरफ को पॉजिटिव ले लो तो उतने ही डिस्टेंस पे तुमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगी, यहां पर भी उतने ही डिस्टेंस दूर, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्लियर है? बोलो क्लियर है? पक्का क्लियर है? आई होप कि इस जो टॉपिक समझाया मैंने आपको पूरा एक्सिस के, किसी रिंग के कारण उसके एक्सिस के ऊपर कोई डिस्टेंस पे क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसके सेंटर पे क्या होगी, इनफाइनाइट पे क्या होगी और मैक्सिमम कहां होगी, इसके रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। यस और नो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं कोई नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।